हाँ तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है बेटा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ जो कि स्प्रिंग है, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक उसमें थोड़ा सा आता है। तो इसके लिए पहले ही आप स्प्रिंग क्या है वो जान लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। एनसीईआरटी में लॉज ऑफ मोशन में दिया हुआ है स्प्रिंग, मतलब कुछ नहीं बताया, बस स्प्रिंग क्या होता है वही डेफिनेशन है। तो उसको मैं अच्छे से इस चैप्टर में पूरी स्टडी करते हैं हम लोग, पूरी स्टडी अच्छे से यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो स्प्रिंग क्या होता है? इट्स ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच स्टोर्स इलास्टिक एनर्जी। बेटा अभी ना ये वाला पार्ट को आप भूल जाओ, इस पार्ट को मतलब अभी मत पढ़ो। ये वाला इलाज जब मैं पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ा दूंगा तब इस टॉपिक में मैं वापस आऊंगा। तब तक हम क्या देखेंगे बेटा? इट इज़ ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर, मतलब आपको पता ही होगा कि मेटल का होता है और ऐसे ऐसे कॉइलिंग होती है उसमें, स्प्रिंग कंप्रेस होता है, इलोंगेट होता है। ये गाड़ी में जो सस्पेंशन होता है वहाँ पे होता है आपका, जो ऐसा होता है ना, पेन कट कट पीछे से दबाने से जो निकलता है, मतलब आपका रिफिल, मतलब जो भी है आपका निप ना टिप जो भी है वो निकलता है ना बेटा। तो उसको क्या कहते हैं? उसमें उसके अंदर भी स्प्रिंग होता है, आपको पता ही होगा ये। तो स्प्रिंग को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जान लें। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर आपका कोई भी फोर्स ना लगाए तो स्प्रिंग बिल्कुल एक्सटेंड या कंप्रेस नहीं होता, और हम ऐसा कहते हैं कि स्प्रिंग का वो नेचुरल लेंथ है। समझ में आया बेटा? यहाँ पे स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ है, मुझे मेरे इसमें इंक भी ख़त्म हो गया भाई साहब। यहाँ पे स्प्रिंग क्या हुआ है बेटा? एक्सटेंड हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग बेटा कंप्रेस हुआ है। ये आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ ये है बेटा। अब ये नेचुरल लेंथ से ज़्यादा है मतलब किसी ने खींचा है, नेचुरल लेंथ से कम है मतलब किसी ने इसको दबाया है। समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब आते हैं इसमें नेचुरल लेंथ। अभी थोड़ा स्प्रिंग के बारे में थोड़ा और हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। हमने एक स्प्रिंग में के एंड में एक मास लगा दिया और मास को पकड़ के खींच दिया। अब तुमको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि जब मैंने पकड़ के खींच दिया तो मैंने फोर्स किस तरफ लगाया बेटा? अगेन इसमें भी इंक खत्म हो रहा है, मुझे इंक भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने फोर्स लगाया बेटा इस तरफ। अगर मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, अगर मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, ऑब्वियस सी बात है, लगाया मतलब क्या? ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर यहाँ तक खींचने से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा बढ़िया सा अगर हम समझें, थोड़ा बढ़िया सा अगर हम समझें, आप थोड़ा एक और सोचिएगा। आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करो ये चीज़ कि आपने मान लो ऐसा किया, आपने स्प्रिंग को पकड़ के आपने खींचना शुरू किया, जैसे कि मैंने फोर्स एफ यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि मैंने फोर्स एफ यहाँ पे दिखाया, आपने स्प्रिंग को पकड़ के खींचना शुरू किया। मैंने बोल रहा हूँ कि आप अपनी पूरी शरीर की एनर्जी से खींचे। आप थोड़ा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फोर्स से खींचे। मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग है, आपने सोचा कि मैं इसको 5 न्यूटन तक खींचूंगा। अगर आप 5 न्यूटन तक खींचेंगे तो आप देखेंगे कि 5 न्यूटन तक एक पर्टिकुलर अमाउंट खींचेगा, उसके बाद और नहीं जाएगा। उसके बाद खींचने के लिए आपको और शक्ति लगानी पड़ेगी, ये आपने रियलाइज़ किया होगा, क्योंकि आई एज्यूम कि आपने बेटा ये स्प्रिंग के बारे में लैब वगैरह में देख चुके हैं। 10th तक लैब जो होता है आपका फिजिक्स का, उसमें स्प्रिंग आपको बाकायदा दिखाया जाता है। इनफैक्ट क्लास 9 में ही दिखाया जाता है शायद। ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक खींचूंगा, खींचने के बाद मैं और नहीं खींच पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद और खींचने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए। ये बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा चलो एक बात और, तुम एक बात बताओ, मान लो मैंने खींच के यहाँ पे जो ये फोर्स है ना, मैंने क्या पकड़ के खींच रहा हूँ ना, अपने हाथों से खींच रहा हूँ, मैंने अचानक से अपने हाथ को खोल दिया, ये मास जगह में रहेगा कि पीछे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये मास कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। सिंस ये मास पीछे की तरफ जाएगा, इसका साफ साफ मतलब क्या है कि हाँ, इस मास में पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा था। वो कौन कौन लगा रहा था? वो स्प्रिंग लगा रहा था। और वो किस तरफ लगा रहा था? वो इस तरफ लगा रहा था। इसको बेटा एफ स्प्रिंग भी कह सकते हो, और इसको बेटा आप एफ एक्सटर्नल नाम दे दो। क्या मेरी बात पूरी तरीके से आपको समझ में आई? मैं फोकस पे ध्यान फिर से देता हूँ और वापस हम डायग्राम में जाते हैं। क्या आपको समझ में आया बेटा? चलो आई होप आपको पूरी तरीके से ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब सुने मेरी बात अच्छे से, अब सुने मेरी बात। ये एफ एक्सटर्नल हो गया, ये एफ स्प्रिंग हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात आप खुद खुद एक्सप्लेन करो, आपने जितना खींचा, मतलब तुम खुद एक बात बताओ, आपको स्प्रिंग को यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर खींचोगे ज़्यादा फोर्स लगेगा, या यहाँ से यहाँ तक खींचने में ज़्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये अगर x है, ये अगर x है, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्प्रिंग फोर्स है बेटा, जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज़्यादा आप नेचुरल लेंथ से जितना ज़्यादा एक्सटेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगा के इसको खींचना पड़ेगा, और उतना ही ज़्यादा फोर्स स्प्रिंग लगाएगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स
स्प्रिंग लगाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैं एक और बार समझाता हूँ आपको ये वाली बात, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। मैंने मान लो बॉडी को एक्स डिस्टेंस खींच के यहाँ पे पकड़ के रखा है, मैंने एक पर्टिकुलर फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा हूँ। अच्छा मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं स्प्रिंग बॉडी को इस तरफ नहीं खींच पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बॉडी को इस तरफ और खींचने में और ज़्यादा फोर्स लगेगा। अच्छा और ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये बात आपको समझ में आई? इसका साफ साफ मतलब क्या है, ये बॉडी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है, मैं इस तरफ अगर 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, मतलब इस तरफ पक्का 5 न्यूटन कोई और लगा रहा है, इस तरफ 5 न्यूटन कौन लगा रहा होगा? स्प्रिंग। हेंस कैन आई से F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F स्प्रिंग। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? सेम। तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तभी तो बॉडी किस में है बेटा? इक्विलिब्रियम में है। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा एक और बात देखें, ऑब्वियस सी बात है, मैंने जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगा। जितना ज़्यादा मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा जितना ज़्यादा मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगा। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स उतना स्प्रिंग। अच्छा एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स तो इक्विलिब्रियम में सेम होते हैं, तो मैंने सिंपली ये बोल दिया। तो एफ एस प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा? एफ एस प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा? एक्स। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अच्छा लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच है, एक्स किस तरफ है? एक्स टूवर्ड्स राइट है, स्प्रिंग फोर्स किस तरफ है? टूवर्ड्स लेफ्ट। कैन आई से एफ एस प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स? दैट इज मोर करेक्ट। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो बेटा के होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होगा क्या होगा? एफ एस बाई एक्स। एफ एस का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन मीटर। आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये रहा, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज़। अच्छा इसमें आता है, इस बॉडी में यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो रहा है बेटा? ये कंप्रेस हो रहा है। स्प्रिंग जो हो रहा है बेटा वो कंप्रेस हो रहा है। तो एक बात इमेजिन कर, अगर मैंने कंप्रेस करना है इसको, तो मैं फोर्स लगाऊंगा, किस तरफ लगाऊंगा? फोर्स में ऐसे लगाऊंगा, फोर्स में ऐसे लगाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है यार, इसी तरफ फोर्स लगाओगे तुम। एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग पे हम लगा रहे हैं फोर्स, तभी ना स्प्रिंग दबेगा। अच्छा स्प्रिंग दब गया मान लो। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्प्रिंग को तो दबा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने स्प्रिंग को तो दबा दिया, लेकिन आप और नहीं दबा पा रहे। इसका मतलब क्या है कि पक्का स्प्रिंग भी इस तरफ से कोई फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड एफ स्प्रिंग। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए ये बॉडी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जाने के बाद क्या हो जाती है? इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। अच्छा कितना डिस्टेंस? ये नेचुरल लेंथ से मैं इस तरफ एक्स गया। अच्छा देख एक्स इस तरफ है, लेकिन स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगा रही है। इसका साफ साफ मतलब क्या है बेटा? एफ स्प्रिंग अगेन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एंड सेम पिक्चर वहाँ पे दोहराई जाती है। तो बेटा ये जो एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स है ना बेटा, ये एक्सटेंशन के लिए भी है और ये कंप्रेशन के लिए भी है। आप लोग एक बार लिख लें पूरा का पूरा चीज़, डायग्राम बना लो बेटा। अभी लिखो whenever a spring is moved away from whenever a spring is moved away from its natural length, a spring force slash elastic force, मैंने जो spring force बोला उसको elastic force भी कहते हैं। spring force और elastic force acts on the body in the direction opposite to the extension or compression। समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। आप अच्छे से देखोगे स्प्रिंग हमेशा क्या चाह रहा है कि ये बॉडी वापस जगह में आ जाए। आप खींच के छोड़ दो, स्प्रिंग वापस जगह में लेके आने की कोशिश करती है। आप दबा के छोड़ दो, स्प्रिंग वापस जगह में लेके आने की कोशिश करती है। यानी स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा टूवर्ड्स किसकी तरफ लग रहा है? नेचुरल लेंथ की तरफ लग रहा है। मैं दबा दिया, स्प्रिंग फोर्स किसकी तरफ लग रहा है? टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ। लिख लें ये चीज़, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ। समझ में आया कि नहीं बच्चे? आई होप डाउट कुछ होगा नहीं। चलो मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, ठीक है। सवाल ये है कि एक बार मैं मिटा देता हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं मिटा देता हूँ ये सारी चीज़ें। आप ऐसा बताओ, एक बॉडी है, मतलब मान ले मैंने कितना फोर्स लगाया, मान ली स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा 100 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? 100 न्यूटन पर मीटर। मैंने इस तरफ मान ली 10 न्यूटन से खींचा, बोला है फाइंड द एक्सटेंशन।
क्या होगा बेटा एक्सटेंशन, अपने को पता है एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस के एक्स। आपको जब न्यूमेरिकल करोगे ना आपको माइनस नहीं लोगे तो भी चलेगा। माइनस सिंपली इंडिकेट्स व्हाट, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा उसी तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, उस तरफ क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आपको ये नेगेटिव को लेने का कोई जरूरत नहीं न्यूमेरिकल करते हैं। आपने फोर्स कितना लगाया बेटा 10 न्यूटन, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 10 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा बेटा 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 1/10 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके के सवाल होते हैं। और भी सवाल मैं आपको एक और सवाल दिखा देता हूँ बेसिक टाइप का, ताकि आपको आइडिया हो जाए उस चीज़ का। कुछ कठिन सवाल नहीं है, बोल देगा। सेम स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा आपका कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट अगेन 100 न्यूटन पर मीटर है, अगेन 100 न्यूटन पर मीटर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, बोला यहाँ पे 2 kg का सामान लगा दिया, 2 kg लटका दिया। अच्छा 2 kg लटका दिया तो ये झूल के नीचे आ जाएगा कि नहीं? ये झूल के नीचे आ जाएगा कि नहीं? तो एक्सटेंशन एक्स हुआ, एक्सटेंशन एक्स हुआ। तुम खुद बताओ फोर्स कितना लग रहा है बेटा इसमें, बॉडी में फोर्स कितना लग रहा है? 2g यानी कि 20 न्यूटन कह सकते हैं कि नहीं? तो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना है बेटा 100 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में। एक्सटेंशन कितना होगा बेटा 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं बेसिक वाले, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कठिनाई इसमें है नहीं। ठीक है बेटा, आप नोट डाउन इसको कर लो। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग आ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं एक बार। पहले डेफिनेशन जस्ट गो थ्रू इट वंस। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स गेट्स स्टोर्ड इन अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। का सुनने में काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको थॉरली एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़। ठीक है, डोंट हैव टू वरी। बेसिक से पढ़ाते हैं। जो आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इतना पता होगा कि किसी भी बॉडी को अगर मैं ज़मीन से उठाऊं तो क्या क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, mgh। इतना आपको पता होगा क्लास 9 की नॉलेज से। अगर नहीं भी पता है बेटा तो भी घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपको बता देंगे हम लोग। ठीक है, आप अभी बस एक ओपन माइंड के साथ इस टॉपिक को अप्रोच करें। ठीक है, एक ओपन माइंड के साथ, जस्ट ओपननेस के साथ अप्रोच करें। मैं समझाता हूँ। पहली बात, यहाँ पे एक वर्ड मिला हुआ कंजर्वेटिव फोर्स। अभी कंजर्वेटिव फोर्स में उतना ध्यान मत दो तुम लोग, इसको नॉर्मल फोर्स की तरह मानो, कोई भी नेचुरल फोर्स की तरह मानो। कंजर्वेटिव फोर्स में अभी इसकी वर्ड कंजर्वेटिव में ध्यान मत दे, ये कंजर्वेटिव वर्ड में थोड़ा टाइम आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, इधर देखें, ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है बेटा m। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मान ले ये वो बॉडी है, ये वो बॉडी है। ठीक है, इसका मास m है, ये ग्राउंड में रखी हुई है, ये इसको ग्राउंड मान लो आप। ठीक है, अब मुझे मान लो इसको ऊपर की तरफ उठाना है। आप मेरे को बताएं, मुझे अगर इसको ऊपर की तरफ उठाना है तो मैं फोर्स किस तरफ लगाऊंगा? देख, अगर मैं फोर्स से लगाऊं तो ये नीचे गिर जाएगी। मैं फोर्स तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लगाऊंगा तभी बॉडी ऊपर उठेगी। यानी आई एम अप्लाइंग फोर्स हाउ मच, मान ले मैं एफ लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं क्या लगा रहा हूँ, एफ लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छे से सोचेगा, मैं एफ कितना लगाऊंगा? ये बॉडी का वजन कितना है mg, यानी कि बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी नीचे कितने से जाने का है, mg फोर्स से नीचे जा रही है। यानी मैं जो ऊपर फोर्स लगाऊंगा वो mg से थोड़ा सा, कितना थोड़ा, बहुत थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, mg से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ऊपर की तरफ तो चढ़ जाएगा। यानी f अगर mg का वैल्यू मान ले 10 है तो f का वैल्यू अगर 10.0000000 फिर 1 हो जाए, क्या वो चढ़ जाएगा ऊपर? बिल्कुल चढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिकली बोलते हैं कि f की वैल्यू अगर mg के बराबर हो गई तो जस्ट हम चढ़ा सकते हैं उसको, मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें। हालांकि f की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, लेकिन हम मैथमेटिकली बोले तो f मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, mg, सो दैट द बॉडी गोज अप। अब मान ले मैंने ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, हाइट एज तक लेके गया, हाइट एज तक मैं बॉडी को लेके गया, तो फाइनली बॉडी यहाँ पे हो जाएगी। तो अच्छे से देखेगा तो मैंने फोर्स ऊपर लगाया और मैंने कांस्टेंट फोर्स एफ से मैं धीरे 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 करके इसको ऊपर लेके गया। जब मैं धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक लेके गया तो मैंने कितना फोर्स लगाया, मैंने mg के बराबर का फोर्स लगाया और मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h। तो मैं वर्क डन कितना किया होगा, f इंटू एच। फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो मैंने वर्क डन कितना किया, mg इंटू एच। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? अच्छा एक बात समझते हैं यहाँ पे। तो एक बार बता, जब मैंने जो वर्क डन किया mgh तो हाइट h में पहुंचा तो बॉडी में यही mgh किसकी तरह स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की तरह। किसकी तरह? पोटेंशियल एनर्जी की तरह। मैं समझाऊंगा तेरे को कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो भी होती है वो पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब कोई बॉडी किसी हाइट में होती है, जब बॉडी किसी हाइट में होती है तो उसके पास हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? वाई पोटेंशियल एनर्जी? देख,
कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई बॉडी अगर वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी समझ में आता है, क्योंकि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो किसको धक्का मारेगी तो उस पर वर्क करेगी। लास्ट क्लास में बताया था काइनेटिक एनर्जी में, अगर मैं भाग रहा हूँ मान लो बहुत रफ्तार से, तो मेरे पास एनर्जी है। कैसे एनर्जी है? अगर मैं किसी को टक्कर मारूंगा तो मैं टेंडेंसी रखता हूँ उस बॉडी को भी मोशन में लाने का, तो मैंने उस बॉडी पे वर्क किया जिससे वो बॉडी मोशन पे आया, तो मेरे पास तो पहले से एनर्जी होनी पड़ेगी ना। मेरे पास अगर पहले से एनर्जी होगी तभी ना मैं किसी पे वर्क कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी का लॉजिक हमको समझ में आता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक कैसे समझ में आता है? मान ले मैंने किसी बॉडी को ऊपर उठाया, मैंने किसी बॉडी को ऊपर उठाया, तो जैसे ही मैं उसको ड्रॉप करूंगा, मतलब मैंने अपने हाथों से छोड़ दिया, जैसे मैंने अपने हाथों से छोड़ दिया, अब मान ले नीचे मैंने, मान ले ये बॉडी है, इसको मैं एक पर्टिकुलर हाइट में रखा है, और नीचे मान ले पानी का वो है, क्या कहते हैं, मटका है एक, मैंने एक हाइट में उठाया, हाइट से उठा के छोड़ा, जैसे ही पानी के मटके में गिरेगा, क्या ये पानी को उछालेगा? क्या ये पानी को उछालेगा? पहला सवाल, क्या ये पानी को बिल्कुल उछालेगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कि इस पत्थर ने या इस बॉडी ने पानी को उछाला, यानी इस बॉडी ने पानी को काइनेटिक एनर्जी दी। तो इस पत्थर ने पानी को काइनेटिक एनर्जी कैसे दी? इस पत्थर ने अगर पानी को काइनेटिक एनर्जी दी तो इस पत्थर के पास पहले से कुछ एनर्जी होनी पड़ेगी, लेकिन वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी इसलिए आई क्योंकि पत्थर कुछ एक हाइट से गिरा, और पत्थर जितना हाइट से गिरेगा उतना ज़्यादा पानी को मूव कराएगा, यानी पक्का उसके पास एक एनर्जी है जो हाइट पे डिपेंड करती है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आए? उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक आइडिया आपको मिला कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी का? बिल्कुल मिल गया होगा बेसिक आइडिया। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं एक बार। तो कि कोई भी बॉडी के पास एनर्जी क्यों होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो अब एक बार आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो इंट्रोडक्शन था, अब हम समझते हैं। तो एक बात बता मेरे को, जब मैंने बॉडी को ऊपर उठाया तो बॉडी ने एनर्जी गेन की। क्यों एनर्जी गेन? कैसे समझ में आया एनर्जी गेन की? क्योंकि मैं बॉडी को जितना ऊपर उठाऊंगा वो उतना हाइट से जब नीचे गिरेगी तो ज़्यादा कम करेगी। नीचे अगर मैं एक स्प्रिंग रख दूं या ऊपर नीचे एक बैलून रख दूं तो बैलून को फोड़ेगा। इन शॉर्ट, बॉडी को जितना हाइट में लेके जाऊं उतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी आती है और उतना ज़्यादा वो काम कर सकता है। ये बात अपने को क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात सुने। तो एक बात मेरे को बता, यहां पे इमेजिन कर, मैंने जो फोर्स लगाया, मैंने फोर्स किस लिए लगाया? या तू ऐसा इमेजिन कर कि माने ग्रेविटी फ्री सिचुएशन है, ग्रेविटी फ्री सिचुएशन है। इस कंडीशन को आप इमेजिन करो, ग्रेविटी फ्री मतलब बेटा कोई ग्रेविटी नहीं है, यानी कि हर बॉडी अपनी जगह में है और उसमें कोई धरती माता बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं खींच रही। जब धरती माता नीचे की तरफ नहीं खींच रही तो इसमें कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा, एमजी भी नहीं लग रहा। तो इस बॉडी को ऊपर उठाने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इतू सा थोड़ा सा भी फोर्स लगा देगा ना तू, थोड़ा सा भी, बहुत छोटा सा भी फोर्स लगाएगा ना, तब भी ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी बेटा ये बॉडी ऊपर की तरफ? क्योंकि इसको नीचे खींचने वाला कोई फोर्स mg है ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन क्या है? ग्रेविटी फ्री। तो खुद एक बार बताया, यानी कि मैं कितना फोर्स लगाऊं? लगभग 0.0 हजार जीरो फिर 1, यानी क्या मैं कह सकता हूं इस बॉडी को मूव कराने के लिए मुझे नेग्लिजिबल फोर्स की जरूरत है। इस बॉडी को मूव कराने के लिए मुझे नेग्लिजिबल फोर्स की जरूरत है। अच्छा, नेग्लिजिबल फोर्स की जरूरत है, मतलब मान ले मैं इस बॉडी को हाइट h तक लेके गया, मेरा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ h, लेकिन मैंने फोर्स कितना लगाया? फोर्स लगभग 0 लगाया। तो क्या मेरा वर्क डन 0 हुआ? क्या मेरा वर्क डन 0 हुआ? बिल्कुल वर्क डन 0 हुआ। अब तो इमेजिन कर, मैंने जैसे इस बॉडी को यहाँ पे उठा के रख दिया, अब अगर मैं अपने हाथ को छोड़ दूं, क्या बॉडी नीचे गिरेगी? नहीं गिरेगी। बॉडी नीचे नहीं गिरेगी तो नीचे रखे हुए पानी को स्प्लैश भी नहीं करेगी। इन शॉर्ट, बॉडी में कोई एनर्जी है ही नहीं। एक बात बता, अगर ग्रेविटी होती तब बॉडी गिर जाती। मैं क्या बोलूँ, ग्रेविटी फ्री सिचुएशन है। ग्रेविटी फ्री यानी कि इसको उठाने में भी मुझे कोई काम करना नहीं पड़ा और बॉडी में कोई एनर्जी भी स्टोर नहीं हुई। इससे साफ साफ हमें क्या समझ में आता है? मैंने उठाने में जितना काम किया उतना ही बॉडी में एनर्जी स्टोर हुई, क्योंकि यहाँ पे उठाने में मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए बॉडी कोई काम नीचे भी नहीं आ सकती, काम भी नहीं कर सकती। लेकिन खुद सोच, उठाने में मैंने ज़्यादा काम किया। अगर मैंने उठाने में कुछ काम किया है, मैंने कितना काम किया? mgh काम किया है, वही इसमें एनर्जी के तौर पर स्टोर हुई और उसी से वो नीचे आएगा, उसी एनर्जी के साथ वो नीचे आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आया। अच्छा, एक और बात तुम एक बात सिंपली समझो, सिंपल लॉजिक से समझ। मैंने जो ये वर्क किया है, मैंने किस तरफ किया है? ऊपर की तरफ वर्क किया है। किसके अगेंस्ट किया है? देख, धरती माता इस मास को नीचे खींचना चाहती है और मैंने धरती माता के ऑपोजिट में फोर्स लगा के वर्क किया है। तो क्या मैं कह सकता हूं आई हैव डन वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कंजर्वेटिव फोर्स का, आप अभी के लिए लिख लो, मैं आगे अच्छी तरीके से समझाऊंगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या है।
ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग या इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं इसको, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये तीनों मतलब आपके सिलेबस में तो बेटा बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12 में मिलेगा आपको, तो अभी आपको यही दोनों जानना है। तो आप अभी के लिए बस इतना जान के रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो क्या मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स, तो आई हैव डन वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन बॉडी को नीचे लेके जाना आती है और मैं वर्किंग करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। सो आई हैव डन वर्क against conservative force on the body and वही जो वर्क मैंने किया है दैट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आई होप समझ में आया होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने यार ये क्लास 9 में भी मिला था, ऐसा कौन सा बड़ा चीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बेटा ये डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको क्लास 9 में जो आपको डेफिनेशन था कि वर्क डन, सॉरी क्या, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड हाइट, ऐसा कुछ कुछ था, बकवास डेफिनेशन, बिल्कुल फॉलो नहीं करोगे वो सब फालतू डेफिनेशन। डू नॉट फॉलो दोस, फॉलो ओनली विच आर करेक्ट डेफिनेशन। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेफिनेशन याद करें, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बेटा डेफिनेशन आप सही फॉलो करें, क्योंकि बेटा डेफिनेशन अगर गलत फॉलो करोगे तो बेटा फिर सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आपको स्प्रिंग के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। स्प्रिंग के एग्जाम्पल आगे आप लोगों ने लिख लिया होगा, आपको इनफ टाइम मैंने दिया है लिखने का। स्प्रिंग का एग्जाम्पल समझाता हूँ। इधर देखिए, ये आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग से भी समझाएंगे। देखो ये बॉडी का नेचुरल लेंथ है, ठीक है, ये बॉडी का क्या है बेटा, नेचुरल लेंथ। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब मैंने क्या किया, तो इमेजिन कर, मान ले मैंने बॉडी को कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे एक बॉडी लगी हुई है, दिस इज नेचुरल लेंथ। ओके, आई विल जस्ट राइट इट नेचुरल लेंथ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्प्रिंग को बेटा आई हैव कंप्रेस्ड इट। कितना कंप्रेशन किया है, एक्सीलेंट कंप्रेस किया। अब तू मेरे को एक बात बता, मैंने फोर्स किस तरफ लगाया, इन विच डायरेक्शन डिड आई अप्लाई फोर्स, आई अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तभी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। मैंने फोर्स किस तरफ लगाया, आई हैव अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो एक बार बता, मैंने फोर्स लगाया, मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो क्या मेरा कुछ वर्क किया होगा, मैंने क्या मैंने कोई वर्क किया होगा, बिल्कुल वर्क किया होगा। वो वर्क कितना किया होगा, वो एफ इंटू एक्स नहीं होगा, पहली बात, दैट इज नॉट एफ इंटू एक्स। वाई इज इट नॉट एफ इंटू एक्स, ये भी डिस्कशन होगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद होगा। अभी आप इतना समझें कि मैंने जब इसको फोर्स लगाया तो क्या मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्स किया, क्या मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्स किया, यानी कि मैंने कोई वर्क किया है। अच्छा, ये वर्क मैंने किसके अगेंस्ट किया है, पहली बात, मैंने किसी के अगेंस्ट किया है क्या। तुम एक बात बताओ, जब तुम धक्का दे रहे थे तो स्प्रिंग तुमको अपोज कर रहा था कि नहीं, स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगा, जब तुम धक्का दे रहे थे इस तरफ, तो स्प्रिंग ऑब्वियसली क्या करना चाहता था, इस तरफ फोर्स लगा रहा था आप पे, ये आपको पता ही है, क्योंकि जब कंप्रेस करते हो स्प्रिंग इस तरफ वापस नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये वाला चीज़। तो जैसे ही आपने इसको इस तरफ धक्का दे रहे थे, तभी स्प्रिंग इस तरफ धक्का दे रही थी, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या आपने वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया कि नहीं, और सिंस आपने वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया है, सिंस आपने वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपने वर्क किया वो इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगा। अब तुम सोचोगे क्या बकवास कर रहा हूँ मैंने इस बॉडी को यहाँ तक धक्का दिया तो इसमें एनर्जी कैसे, ये भी सही सवाल है। अब सुने अच्छे से, तो एक बात बता, मान ले स्प्रिंग ना बॉडी के साथ फिक्स नहीं है, मान ले फिक्स नहीं है, मतलब ये स्प्रिंग है ना बेटा, स्प्रिंग आपकी नॉर्मल थी, मैंने क्या किया, यहाँ पे आके एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया, चिपकाया नहीं, बस ऐसे ही रखा और फिर लकड़ी के टुकड़े को दबाया, तो लकड़ी का टुकड़ा इजीली रिमूवेबल, ये मान ले। तो एक बात बता, जब मैंने फोर्स से धक्का देके यहाँ पे लगाया, धक्का देके यहाँ पे रखा, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या बोलता है, आई हैव डन वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स विच इज स्प्रिंग फोर्स है, आई हैव डन वर्क अगेंस्ट, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगा रहा है, मैं इस तरफ धक्का दे रहा हूँ, पहले बात समझ में आया, ऑन अ बॉडी। और ये भी बोल रहा है कि दिस एनर्जी गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मैंने जो काम किया है वो इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर है, ये बोला है। लेकिन ये साबित करेंगे कैसे, तो एक बात बता, जैसे ही मैंने धक्का दिया और फिर इसे छोड़ दिया, मान ले हाथ को, क्या होगा, स्प्रिंग इस लकड़ी के टुकड़े को झक करके फेंकेगा कि नहीं, उड़ा के फेंकेगा कि नहीं, एकदम से मजाक करके, समझ में आया, मजाक नहीं मजा करके, लकड़ी के टुकड़े को उड़ा के फेंकेगा नहीं कि, अच्छा लकड़ी के टुकड़े को उड़ा के फेंक रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि स्प्रिंग ने एनर्जी स्टोर की,
और स्प्रिंग के पास एनर्जी कहाँ से आई? स्प्रिंग के पास एनर्जी कहाँ से आई? मैंने दबाया था तभी स्प्रिंग के पास एनर्जी आई, और स्प्रिंग ने बाद में उस एनर्जी का यूज कहाँ किया? इस लकड़ी के टुकड़े को उड़ाने में किया। और वो अब दोबारा से मैंने स्प्रिंग को दबाया तो स्प्रिंग के पास एनर्जी आई जो उसने स्टोर किया, और वही एनर्जी क्या होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। इसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल से समझ में आया बेटा? तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या क्या एनर्जी स्टोर हुई बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं बेटा? कोई भी डाउट? ठीक है, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है बेटा, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ तो बच्चा अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी टू ग्रेविटी। सिंपल है, इसका डेरिवेशन आपको क्लास 9 में मिला है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने एक बॉडी को यहाँ पे रखा, इसका प्रॉपर डेरिवेशन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। बॉडी को मैंने यहाँ पे रखा, मैंने बॉडी में एक फोर्स एफ अप्लाई किया। ठीक है, तो बॉडी में नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। तो मैं कितना फोर्स अप्लाई करूँ कि बॉडी ऊपर जाए? कितना फोर्स अप्लाई करूँ कि बॉडी ऊंची जाए? ऑब्वियसली mg से थोड़ा ज़्यादा। कितना ज़्यादा? बहुत ही एकदम थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन मैथमेटिकली हम mg मानेंगे। मान लो मैंने h हाइट चढ़ा दिया बॉडी को, तो बॉडी यहाँ तक चढ़ जाएगी कि नहीं? यहाँ तक चढ़ जाएगी। तो मैंने वर्क डन कितना किया? वर्क डन बाई मी कितना होगा? एफ इंटू एच। फोर्स कितना है बेटा? फोर्स किसके बराबर लगा रहा है? mg के बराबर लगा रहा हूँ। आप mg तो नीचे लग रहा है, लेकिन आपका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ऊपर की तरफ है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? mg के बराबर। ठीक है बेटा, तो mg इंटू एच। एंड मैंने क्या बताया था? वर्क डन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, हेंस इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हियर द वर्क डन इज अगेंस्ट gravitational force, hence the energy stored is also called gravitational potential energy। आप यहाँ पे लिख सकते हो potential energy due to gravity या gravitational potential energy। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप लिख लो बेटा ये वाला चीज़। ड्यू टू स्प्रिंग, इसमें आप थोड़ा फोकस से सुना, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा। आपने अभी तक इंटीग्रेशन जो किया है उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आने वाला। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देखिए इसको फॉलो करें अच्छे से। ठीक है बेटा, तो सुने, पहली बात ये आपका नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ में हमने एक बॉडी को लगाया, ठीक है, तो बॉडी में कोई काम हम कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी टू स्प्रिंग होती क्या है? मैंने आपको समझाया था कि हम स्प्रिंग को खींचते हैं, तो मैं स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। मान लो मैं एक स्प्रिंग को यहाँ से खींच के एक्जैक्टली यहाँ तक लेके आ गया। मैं कितना तक लेके आया? एक्स नॉट तक लेके आया। तो ऑब्वियसली मैंने स्प्रिंग फोर्स जब मैं लेके आ रहा था तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, तो मैंने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जाके काम किया, तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिख सकते हैं आप ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जो भी मैंने काम किया वो एनर्जी के तौर पे यहाँ पे स्टोर हुआ। कितना एनर्जी के तौर पे स्टोर हुआ? तो उसके लिए मैं कैसे निकालूंगा? आई विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय मी इन पुलिंग द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और आई कैन से दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब वो निकालें कैसे? पहली बात ये समझें, व्हाई कांट आई सिंपली डू दिस? फोर्स एंड वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगा बेटा? एक्स नॉट खींचने में, के एक्स नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स नॉट। वाई कांट आई डू इट लाइक दिस? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना बेटा कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि फोर्स मैं बताता हूँ आपको क्या है। बेटा एक बार बता, जब मान ले मैं 5 मीटर तक खींचा, मैं 5 मीटर तक खींचा, तो जब 1 मीटर खींचा होगा और फिर 1 मीटर से 2 मीटर तक मैं लेके गया हूँगा, तो एक बार बता, जब 1 मीटर खींचा होगा तो फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स इक्वल टू के इंटू 1 मीटर। जब मैं 2 मीटर खींचा होगा, 2 मीटर खींचा होगा तो फोर्स इक्वल टू के इंटू 2 मीटर लग रहा होगा। यानी फोर्स बेटा डिस्टेंस का चेंज कर रहा है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है यार, एफ इक्वल टू क्या है बेटा? के एक्स। अगर मैं नेगेटिव को हटाऊं, एफ इक्वल टू क्या लग रहा है बेटा? के एक्स। तो खुद एक बात सोच, जब मैं खींचता हूँ बॉडी को, तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ी है, उसी तरह फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। यानी फोर्स कांस्टेंट की वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। याद है कि नहीं? बताया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस लगेगा यहाँ पे एफ डॉट एस नहीं लगेगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। समझ में आया? हालांकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस तरह हम इस फॉर्मूले में आए, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेडफोन लगाओ, बिंदास कहानी सुनो। अभी सुनो, एक बार बताओ, मैं कैसे वर्क डन निकाल सकता हूँ? मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा? सोच, यहाँ से मान ले मैंने x डिस्टेंस दूर लेके गया। कितना लेके गया? x डिस्टेंस दूर, समवेयर बिटवीन x एंड x नॉट। समवेयर बिटवीन, एक्जैक्टली ऐसा नहीं कि भैया x नॉट बाई 2 या ऐसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट समवेयर x। मैं x लेके गया। x लेके जाने के बाद
इस पॉइंट पे कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा के एक्स। तो मुझे अगर बॉडी को थोड़ा सा भी इस तरफ लेके आना है, थोड़ा सा भी इस तरफ लेके आना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, आई हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन के एक्स। मैथमेटिकली बोला जाता है एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, के एक्स। तो मैं एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ कितना लगाया, के एक्स लगाया। अच्छा मान ली इस के एक्स फोर्स की वजह से छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट, बॉडी थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आगे बढ़ गई, बॉडी थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आगे बढ़ गई, कितना बढ़ गई बेटा, डी एक्स। क्या मैं, अच्छा डी एक्स कितना बड़ा होता है, एक्स के कंपैरिजन में डी एक्स कितना होता है, बहुत छोटा। कितना छोटा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितना छोटा। तो डी एक्स जब इतना छोटा होता है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ लगभग डी एक्स में कांस्टेंट रहेगा, डी एक्स पार करते टाइम वो फोर्स लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो क्या डी एक्स मूव कराते टाइम मैं छोटा सा वर्क करूंगा, मैं छोटा सा, क्योंकि मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है डी एक्स। मैं चाहता हूँ कि मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो वहाँ पे छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स। मैंने कितना फोर्स लगाया, मैंने के एक्स के बराबर का फोर्स लगाया, मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डी एक्स के बराबर का डिस्प्लेसमेंट किया, मैंने फोर्स भी इस तरफ लगाया, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ किया, एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, समझ में आया बेटा। अब हम डिटेल में और जाएंगे। अच्छा क्या बता, मैंने ये छोटा सा डी एक्स में डिस्प्लेसमेंट वर्क डन निकाला, ये छोटा सा डी एक्स मूव करने में मुझे थोड़ा वर्क डन लगा होगा। अब इमेजिन कर, जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लेके आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, जब यहाँ से यहाँ पे आया छोटा सा डी एक्स में वर्क निकाला, फिर 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 छोटा सा डी एक्स में वर्क निकाला, तो क्या मैं कहता हूँ समेशन ऑफ एफ डी एक्स होगा मेरा आंसर। मैं सारे वर्क को ऐड कर दूंगा, सारे वर्क को ऐड करने को फिजिक्स में क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। यानी टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डॉट डी एक्स। तेरे को याद होगा मैंने इंटीग्रेशन में मैंने वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या बताया था, ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स बताया था कि नहीं। अच्छे से देख, के एक्स क्या है एफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ रहा है, एफ डॉट डी एक्स ही आ रहा है। घूम फिर के देख, फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला सेम। मैं डायरेक्टली भी पुट कर सकता था बट मैंने सोचा आपको समझा दिया जाए। इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स। एक्स का बेटा, एक्स का डी एक्स का लिमिट क्या है, सॉरी एक्स का लिमिट क्या है, हम यहाँ से लेकर एकदम एक्स नॉट तक खींच रहे हैं। तो इनिशियली एक्स की वैल्यू क्या थी, 0, फाइनल एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स नॉट। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करके आएगा के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x²/2। मैंने आपको इंटीग्रेशन कराया हुआ है 0 से लेकर एक्स नॉट तक। क्या इसका वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट बेटा। चलो आप एक बार इस चीज़ को लिख लो पूरी तरीके से, फिर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सुनिए अच्छे से। आई होप आपने इनफ टाइम दिया था बेटा मैंने लिखने का। एक बार मैं देख लेता हूँ कि फोकस वगैरह बढ़िया से हो रहा है ना। हाँ चलो, इस चीज़ को रहने दो, ये फोकस में काम करेगा, मैं हेल्प करेगा मेरे को। यहाँ पे सुने, साइन कन्वेंशन, ये चीज़ आगे काम आएगी, अभी बस लिख के रख लो, ठीक है। ये चीज़ आगे काम आएगी, अभी बस आप लिख के रख लो। ये मान लो ग्राउंड है। अच्छा ग्राउंड के अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज, mgh। हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव भी माना जाता है, यहाँ पे क्या माना जाता है बेटा, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं। इसके इंक्रीज डिक्रीज छोड़ दो, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव से सोच, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब मैं स्प्रिंग की बात करता हूँ, आप लिख लो एक बार इस चीज़ को, मैं स्प्रिंग बनाता हूँ, ठीक है। स्प्रिंग बना के स्प्रिंग की बात करता हूँ। यहाँ पे बॉडी है, ये मान लें नेचुरल लेंथ, ये क्या है बेटा, नेचुरल लेंथ, ठीक है। एक बार मैं फोकस चेक करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे चलो, ये थोड़ा एक्स देना पड़ेगा मेरे को। तो इस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू मान ले पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हुआ कि नहीं, यानी इस तरफ भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, पॉजिटिव। अगर मैं इस तरफ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, हाफ के माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। घूम फिर के तो पॉजिटिव ही हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव, तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। स्प्रिंग में दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, ग्रेविटी में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होती है बेटा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्स करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इस पूरी चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए।